केमिस्ट्री, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। यहाँ पर हम लोगों को पढ़ना क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में बहुत सारा टॉपिक आता है। सबसे पहला आता है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसी में दूसरा हम लोग पढ़ेंगे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ओके, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट पढ़ेंगे, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तीसरा में हम लोग पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर। फिर हम लोग चौथा आ जाएंगे यहाँ पे मोल कॉन्सेप्ट। तो ये चारों इस चैप्टर्स में आता है, केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो आज हम इस क्लास में क्या डिस्कस करने वाले हैं, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ओके, तो आज हम लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पे डिस्कस करेंगे। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, इतना सारा हम लोग केमिस्ट्री आज तक 10th 9th में आप लोग पढ़े हो, कंपाउंड बन रहा है, जैसे Mg रिएक्ट कर रहा है O2 के साथ तो MgO बन रहा है। तो ये MgO क्यों बन रहा है, किस तरह से बन रहा है, किस प्रोपोर्शन में ये दोनों एटम कंबाइन कर रहे हैं ताकि ये MgO बना रहा है। तो ये सब चीज का जो डिस्कशन होता है वो हम लोग लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में देखेंगे। और लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में 5 लॉ आते हैं। तो 5 लॉ में सबसे पहला लॉ क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये फर्स्ट लॉ है हमारा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास मतलब इस वर्ड से मतलब चल रहा है कि कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास मतलब कि नाइदर मास बी क्रिएटेड, नाइदर मास बी क्रिएटेड नॉर बी लॉस्ट। ठीक है, नाइदर मास बी क्रिएटेड नॉर बी लॉस्ट। इससे हम लोगों को पता चल रहा है कि ये जो लॉ है ये क्या बताता है कि अगर कोई 2 एटम या 3 एटम या 4 एटम कोई भी एलिमेंट का एटम कंबाइन कर रहा है, तो अगर ए और बी कंबाइन कर रहा है तो ये ए बी बना। ठीक है, सपोज ए और बी कंबाइन किया तो ये ए बी बना। तो इसका जो मास है मान लो Ma है और इसका जो मास है मान लो Mb है। तो Ma का मास और Mb दोनों का मास का जो सम होगा वो कंपाउंड का जो मास है उसके बराबर होगा। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट लॉ कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि जो भी हमारा एलिमेंट का एटम कंबाइन करेगा वो कंबाइन करने के बाद जो रिजल्ट है, जो प्रोडक्ट बनाएगा, तो इधर का मास RHS का मास और LHS का मास बराबर होगा। तो एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे। लेकिन लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी हम लोग केमिकल रिएक्शन लिखेंगे, मीन्स जो भी केमिकल रिएक्शन हम लोग लिखेंगे वो बैलेंस्ड होना चाहिए, हमेशा बैलेंस्ड होना चाहिए। इसमें एक बात याद रखना है कि जो भी हम लोग केमिकल कंपोजिशन, जो भी केमिकल कॉम्बिनेशन हो रहा है, जो भी रिएक्शन हो रहा है, कोई भी एलिमेंट एटम बन रहा है, तो उसका जो भी इक्वेशन होगा वो हमेशा बैलेंस्ड होना चाहिए, बैलेंस्ड इक्वेशन होना चाहिए। अगर मान लो ये ए का मॉलिक्यूल 2 होता है तो यहाँ पर भी ए का मॉलिक्यूल 2 होना चाहिए, तो ये ऐसे होना चाहिए। तो बी अनबैलेंस्ड हो गया तो ये ऐसे, इस तरह से होना चाहिए हमेशा। तभी ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जितना है लॉ ऑफ मास
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जितना भी हम लोग आगे पढ़ेंगे वो तभी वैल्यू करेगा जब हम लोग इक्वेशन को बैलेंस रखेंगे। तो हमेशा कंजर्वेशन ऑफ मास के वक्त दो इक्वेशन हुआ, मतलब एलिमेंट प्रोडक्ट बनाया, ए बी मिला, ए बी बनाया, तो जो तुम्हारा ए का मास और बी का मास का सम है वो हमारे कंपाउंड के मास के बराबर होगा। अब इसका हम लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे देख लो, सिंपल सा कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जाम्पल, CO2 फॉर्मेशन, C प्लस O2 क्या बन गया, CO2 बन गया। ठीक है, अब कार्बन का मास तो पता है, कार्बन का मास कितना होगा, कार्बन का मास 9th-10th में पढ़े हैं आप लोग, तो कार्बन का मास तो आपको पता होगा 12 ग्राम हो गया, एक एटम है तो 12 ग्राम हो गया। और ऑक्सीजन का मास पता है कितना होगा, 16 इंटू 2, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन है, 16 इंटू 2 दैट इज 32 ग्राम। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग क्या था, इन दोनों के मास का सम दैट इज 12 प्लस 32 कितना हो गया, 44 ग्राम, ये हुआ। अब ये कंपाउंड, ये जो प्रोडक्ट है, इसे प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट का मास कितना हुआ, कार्बन का मास हो गया हमारा 12 ग्राम, ऑक्सीजन का मास हो गया 30, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन का मास हो गया 12 प्लस 16 इंटू 32, ये कितना आया, 12 प्लस 32, ये कितना आ गया, 44 ग्राम। तो देखो इधर C प्लस O2 का मास हो गया 44, इसका हो गया 44, तो ये दोनों का मास बराबर आ गया ना, इधर का मास और इधर का मास। यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, फर्स्ट लॉ यही कहता है। और एग्जांपल इसका देख लो, दूसरा एग्जांपल भी हम लोग देख सकते हैं। जैसे Mg, Mg मैग्नीशियम और O2 कंबाइन करके क्या बनेगा, MgO। पहले ही बताया था हमने कि जो भी इक्वेशन होगा वो बैलेंस होना चाहिए, तो बैलेंस है ये, देखो तो ठीक से, हमको तो नहीं लग रहा कि बैलेंस है। Mg कितना है, एक, Mg एक, लेकिन ऑक्सीजन एक है तो यहाँ पे 2 है, तो बैलेंस तो नहीं है, तो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे 2 कर दिए, तो 2 Mg 2 ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन Mg बैलेंस नहीं हुआ, तो यहाँ पे हम लोग फिर से Mg को बैलेंस कर दिए, तो 2 Mg 2 Mg, 2 O2 2 O2, अब ये बैलेंस हो गया। अब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगाएंगे, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट कितना होता है, आई थिंक 24 ग्राम होता है, तुम लोग को भी पता है, और इंटू 2, ठीक है। और ऑक्सीजन का मास कितना हुआ, 16 इंटू 2, अब इन दोनों को क्या करना था, हमेशा ऐड करना है, तो ये हो गया 48 ग्राम प्लस 32, ऐड कर दिया तो कितना आ गया, ये 80 ग्राम। अब इधर देखना है कि ये 80 ग्राम आ रहा है कि नहीं, तो देखो ये कैसे देखेंगे, 2 तो हुआ पूरा में ऐसे, तो Mg कितना हुआ 24, ऑक्सीजन कितना है 16, ठीक है, 2 इंटू सम कितना आ रहा है 80 ग्राम, तो आया ना 80 ग्राम 80 ग्राम। तो इसका जो एलिमेंट का एटम कंबाइन किया और एक कंपाउंड बना, दोनों का एलिमेंट का एटम का सम, इधर साइड में जो रिएक्टेंट में जो एटम्स रिएक्ट किए हैं उसके मास का सम, प्रोडक्ट में जो कंपाउंड बना है उसके मास के बराबर आ रहा है। यही कहता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमेशा फॉलो होगा किसी भी केमिकल कॉम्बिनेशन में, ठीक है। इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन देख सकते हैं। हम लोग दूसरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास समझ में आ गया, अब हम जाते हैं दूसरा पे। दूसरा लॉ, पहला लॉ खत्म। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, कोई भी एग्जांपल, H2O का भी एग्जांपल देख लो, खुद पे कॉपी पे बना के देख लो H2O का, तो उसका भी सेम आएगा। अब हम लोग इस पे जाते हैं, इसका क्या हुआ, दूसरा आया हमारा लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन।
लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या कहता है? इसका मतलब क्या है कि कोई भी कंपाउंड अगर बन रहा है केमिकल कॉम्बिनेशन में, कोई भी कंपाउंड बन रहा है, तो मान लो CO2 बन रहा है, H2O बन रहा है, कुछ भी बन रहा है, ठीक है, CO2 बन रहा है, H2O बन रहा है, कोई भी बन रहा है, कोई भी कंपाउंड बन रहा है, तो उस कंपाउंड में जो एलिमेंट का रेशियो होगा ना, एलिमेंट का मास का जो रेशियो होगा वो हमेशा फिक्स्ड रहेगा। मास का रेशियो हमेशा फिक्स्ड रहेगा। किसका रेशियो? मास का रेशियो हमेशा फिक्स्ड रहेगा। मास का रेशियो हमेशा फिक्स्ड रहेगा, कभी नहीं बदलेगा। जैसे देख लो CO2 या H2O, तो हम लोग CO2 पे देखते हैं। CO2 कैसे बन रहा है? पहले C और O2 को कंबाइन किया, ये CO2 बन गया, और इक्वेशन ये बैलेंस, इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसका मास कितना हुआ? 12 ग्राम हुआ, इसका कितना हुआ? 32 ग्राम हुआ, ठीक है। अब हम इसका मास का रेशियो लेंगे, जो कंपाउंड बना है जिस एलिमेंट से, उसके मास का रेशियो लेंगे, तो 12:32 कितना आ रहा है? 3:8। हमेशा 3:8 आया, ठीक है। इस लॉ का कहने का मतलब ये है कि कभी भी CO2 अगर बन रहा है, किसी भी एलिमेंट का CO2 अगर बन रहा है, तो उसमें इसका हमेशा जो भी हमको गिवन मास रहेगा, हमेशा सिंपलेस्ट रेशियो उसका 3:8 ही आएगा। जैसे इसका हम एग्जाम्पल आगे बता रहे हैं, तुमको समझ में आएगा। जैसे देख लो, CO2 का वहां लिख लिए हैं, फिक्स रेशियो इतना आया, ठीक है। CO2 का ये हो गया। अब हम लोग दूसरा एग्जांपल लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड का, CO। दोनों कार्बन ही है, ये भी ऑक्सीजन ही है, लेकिन ये बने CO, ठीक है। तो यहाँ पे बैलेंस करना पड़ेगा। पहले तो सबसे पहले तो बैलेंस करना सीखो। ऑक्सीजन कभी भी बैलेंस करो रिएक्शन को, तो बैलेंस करेंगे हम लोग तो क्या होगा? ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 कर दिया, ऑक्सीजन 2 हो गया, ठीक है, कार्बन 2 हो गया, ठीक है। चलो, अब इसका मास कितना होगा? 12 × 2 24 ग्राम, इसका कितना हो गया? 32 ग्राम, ठीक है। अब इसका हम लोग रेशियो निकालते हैं, 24:32 का रेशियो निकालेंगे तो कितना आएगा? सिंपलेस्ट रेशियो 3:4 आया, ठीक है। 3:4 आएगा तुम्हारा इसका रेशियो, ठीक है, 3:4, ओके। अब इस चीज को हम लोग प्रूफ कैसे कर रहे हैं कि ये कोई भी चीज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको प्रूफ कैसे करते हैं? तो यही CO का एग्जाम्पल में हम लोग समझेंगे कि कैसे प्रूफ हो सकता है। हम 2 केस लेंगे, ठीक है। पहले कार्बन लिखो, ऑक्सीजन लिखो और CO लिखो, ठीक है। ये लिख दिया, केस 1 है और केस 2 है, ठीक है। कोई हमको बोल रहा है कि (0.644, 0.315, 0.368, ठीक है। अभी हम 2 केस लिए, केस 1 और केस 2, ठीक है। उसमें हमको पता चला कि CO जो है तुम्हारा इतना ग्राम बना है केस 1 में, और दूसरे केस में CO हमारा इतना बना है, कार्बन मोनोऑक्साइड हमारा इतना ग्राम बना है, ठीक है। और उसमें पहले केस में बताया गया कि ऑक्सीजन हम 0.368 ग्राम लिए हैं, और दूसरे केस में हम लोग लिए हैं कार्बन मोनोऑक्साइड 0.180 ग्राम, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है कि ये प्रूफ करना है कि डेफिनेट प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि कब पता चलेगा? अगर हमको इसका अमाउंट पता रहेगा और इसका अमाउंट पता रहेगा, अगर इसका अमाउंट पता हो गया और इन दोनों का रेशियो दोनों सेम है, दैट इज इक्वल टू 3:4 आ रहा है, तो इसका मतलब कि ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है। तो पहले तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगा लो यहाँ पे। अगर हमको इसका मास निकालना है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगा लो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कह रहा था
इन दोनों का सम इसके बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों कंबाइन कर रहा है, तो इन दोनों का मास का सम इसके बराबर होना चाहिए। तो हम पहले केस में इसका हम लोग मास कैसे निकालेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, तो इसमें से जब हम लोग इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे हम लोग रख करते हैं 644.0.368, ठीक है। कितना आएगा 0.276। इसी तरह से इसको निकाल लो, इसका कितना आएगा, अब लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन से हम लोग ये तो निकाल लिए, ये इतना ग्राम है और ये इतना ग्राम है। केस 1 में कार्बन इतना ग्राम है, केस 2 में कार्बन इतना ग्राम है। अब हम लोग रेशियो निकालेंगे, तो केस 1 का हम रेशियो निकालेंगे, तो केस 1 का रेशियो क्या आएगा 0.276 डिवाइडेड बाई 0.368। अगर तुम इसको करोगे तो इसका जो रेशियो आएगा वो आएगा तुम्हारा 1 सेकेंड, इन दोनों का रेशियो जो आएगा वो 0.75 के अप्रॉक्स आएगा, 0.75। इसको सॉल्व करोगे तो ये यही आएगा। और इन दोनों का रेशियो भी अगर हम लोग निकालेंगे 0.135 डिवाइडेड बाई, ये केस 1 हुआ, ये केस 2 हुआ। अब इन दोनों का रेशियो निकालेंगे 0.180 का, तो इसका भी रेशियो 0.75 के बराबर आएगा। और ये जब 3/4 को हम लोग 3/4 को जब करते हैं तो ये भी 0.75 आता है। तो देखो एक फिक्स्ड रेशियो में ही आ रहा है ना, सिंपलेस्ट रेशियो तो फिक्स है, भले ही कोई भी अमाउंट हो, कितना भी अमाउंट तुम कंबाइन करो, लेकिन वो अमाउंट का जो कंबाइन करने का रेशियो है वो फिक्स्ड रहेगा, तभी जाकर के ये कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। वरना कुछ और भी बन सकता है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन और ऑक्सीजन से बन रहा है, लेकिन अगर रेशियो डिफरेंट कर देंगे तो कंपाउंड भी डिफरेंट हो जाएगा। ये लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन कहता है। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन क्या कह रहा है। तो लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन हमें ये समझाता है कि कोई भी मतलब कोई भी दो एलिमेंट का एटम अगर कंबाइन करके कोई कंपाउंड बना रहा है, तो वो जो एलिमेंट का एटम कंबाइन कर रहा है वो एक फिक्स्ड मास रेशियो में कंबाइन करेगा, वही फिक्स्ड मास रेशियो में ही वो हमेशा कंबाइन करेगा, तभी जाकर के वो एक प्रोडक्ट देगा CO। तो हम लोग दूसरे लॉ पे चले जाते हैं। अगर मान लो डेफिनिट प्रोपोर्शन रेशियो नहीं फॉलो करेगा तो कोई और बन जाएगा, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन करके CO2 भी बन सकता है, और कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन करके CO भी बन सकता है। दोनों में कार्बन और ऑक्सीजन ही है, लेकिन फर्क क्या है कि इसका और इसका मास रेशियो और इसका और इसका मास रेशियो दोनों में डिफरेंट है। अभी हम लोग आगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जब जाएंगे तो हम लोग ये देखेंगे कि ये कैसे हो रहा है। इस पे एक और एग्जांपल हम लोग सॉल्व करते हैं तब तक। फिर से हमको पहले बताया था बैलेंस करना है इक्वेशन को, तो बैलेंस कर लो। अब हम लोग इस दोनों का मास रेशियो निकाल लेते हैं कि किस मास में कंबाइन कर रहा है। चलो ठीक है, कितना हो गया 24 इंटू 2, ये हो गया 32, ये 48, ये 32, तो 48 इज टू
ये रेशियो आ गया 3:2 का, ठीक है, ये रेशियो 3:2 का आ गया। अब हमको कह रहा है कि लॉ ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शन अगर प्रूफ करने बोल दिया, कह रहा है कि Mg है, O है और कंपाउंड है हमारा MgO, ठीक है। फिर से दो केस दे दिया, केस 1 दे दिया और केस 2 दे दिया, ठीक है। केस 1 और केस 2 दे दिया। केस 1 में क्या किया है कि हमारा जो MgO है वो इतना बन रहा है, केस 2 में हमारा MgO जो है कितना बन रहा है 0.302 और इसमें से ऑक्सीजन Mg दे दिया है कि Mg हम लोग कितना लिए 243 अप्रॉक्स ले लिए और यहाँ पे कितना ले लिए 182, ठीक है। अब इसको बताना है कि ये लॉ ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शन फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर ये कोई दिया आपको केस 1 केस 2 है, ऐसा सिचुएशन है कि Mg का मास केस 1 में ये है और कंपाउंड का मास ये और ये है, ठीक है। और प्रूफ करना है कि ये लॉ ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शन शो कर रहा है कि नहीं। तो लॉ ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शन कब शो करेगा, जब यहाँ पे जो मान लो y1 आएगा और जो y2 आएगा, ठीक है, y1 और y2 लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगा करके हम लोग इसमें से इसको घटा करके इसका वेट निकाल लेंगे, इसमें से इसको घटा कर इसका वेट निकाल लेंगे, पीछे जैसे हम लोग किए थे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगा के y1 y2 निकाल लिया हम लोगों ने। और y1 y2 जब हम लोग निकाल लेंगे तो इसका Mg और O का रेशियो और इसका रेशियो, दोनों रेशियो सेम आएगा, तो ये डिफरेंट प्रोपोर्शन शो करेगा और डेफिनेटली ये सेम ही आएगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो एक बार कि सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसका सॉल्यूशन दे दूंगी। अब हम लोग जाते हैं थर्ड लॉ पे। थर्ड लॉ है हम लोग का लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो दूसरा लॉ, तीसरा लॉ हमारा आ गया लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तीसरा लॉ, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे कि अगर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को हम लोग डिफाइन क्या करेंगे कि अगर कोई एलिमेंट एक से ज़्यादा कंपाउंड बना रहा है, अगर मान लो व्हेन टू एलिमेंट कंबाइन इन डिफरेंट रेशियो विथ, एक सेकेंड थोड़ा मिसअप हो रहा है यहाँ पे, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं पहले फिर डेफिनेशन पे जाएंगे। हमने जैसे कार्बन लिया और ऑक्सीजन लिया, ठीक है, एक कंपाउंड उसका CO है और दूसरा कंपाउंड उसका CO2 है, ठीक है। यहाँ पे तो बैलेंस है, यहाँ बैलेंस कर लो, नहीं कहाँ बैलेंस है, यहाँ बैलेंस नहीं है, ये हो गया बैलेंस, यहाँ पे ये बैलेंस है, ठीक है। पहले तो कार्बन और ऑक्सीजन है और दोनों दो डिफरेंट कंपाउंड बना रहा है और दोनों में तुम्हारा कार्बन और ऑक्सीजन ही इन्वॉल्व हो रहा है। तो इसमें लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इसी को प्रूफ करता है कि एक मतलब दो ही एलिमेंट एक से ज़्यादा कंपाउंड कैसे बना सकते हैं, ये डिफाइन करता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो ये कितना हो गया 24 ग्राम होगा, ये कितना हो गया 32 ग्राम हो गया। तो इसका रेशियो हम लोग निकालेंगे, CO में 24:32 कितना आ रहा था 7:8 का रेशियो आ रहा था। यहाँ पे एक बार है ये 32, यहाँ पे इसका रेशियो कितना आ रहा था, यहाँ पे इसका रेशियो तुम्हारा आ रहा था 3:8, ठीक है। यहाँ पे इसका रेशियो आ रहा है, इसका रेशियो आ रहा है आपका, इसका रेशियो आ रहा है आपका 7:8
1:8 और यहाँ पे इसका रेशियो आ रहा है 3:8। ठीक है, तो अभी लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कह रहा है? ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहता है कि दो एलिमेंट्स का अगर मतलब टू एटम्स बोल दो, टू डिफरेंट एटम्स व्हेन कंबाइंड, दो डिफरेंट एटम कंबाइन कर रहे हैं, लेकिन कंडीशन क्या है कि ये दो डिफरेंट एटम कैसे कंबाइन कर रहे हैं? तो एक एटम का फिक्स्ड मास है, एक एटम का फिक्स्ड मास है, एक एटम का फिक्स्ड मास है और दूसरे एटम का डिफरेंट मास है, एक एटम का फिक्स्ड मास है और दूसरे एटम का डिफरेंट मास होता है दोनों केस में, दोनों कंपाउंड बनाने में, कंपाउंड बोल सकते हैं। मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है कि 8 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड है या कार्बन डाइऑक्साइड है, उसमें कार्बन और ऑक्सीजन दोनों रोल प्ले कर रहा है, लेकिन ऑक्सीजन का मास फिक्स्ड है दोनों केस में। किसका मास डिफर कर रहा है? तो कार्बन का। तो कार्बन का मास जैसे ही दोनों केस में डिफर किया, यहाँ पे कंपाउंड दोनों का अलग अलग बन गया। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन यही कहता है कि अगर कोई एटम, दो एटम या तीन एटम, कोई भी एटम, कितने भी नंबर ऑफ एटम कंबाइन करके एक से ज़्यादा कंपाउंड बना रहे हैं, तो उस केस में एक जो एटम है उसका मास फिक्स्ड रहेगा, वो एक ही फिक्स्ड मास में कंबाइन करेगा, लेकिन दूसरा जो एटम है वो डिफरेंट मास रेशियो में कंबाइन करेगा, तब जाकर के ये दो तरह का कंपाउंड बनेगा। अगर हम लोग इसका दूसरा एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, वो है हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन से। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कंबाइन, जैसे एक हो गया H2O, एक हो गया H2O2। H2O और H2O2 किसके कंबाइन होने से बनता है? दोनों हाइड्रोजन के ही कंबाइन होने से और ऑक्सीजन के ही कंबाइन होने से बनता है H2O2। दोनों इसी के कंबाइन होने से बन रहा है ना, H2O2 इसके और इसके कंबाइन होने से बन रहा है। तो इसको दो कर दिए, यहाँ पे दो कर दिया। ठीक है, अब ये इक्वेशन पहले तो बैलेंस कर लिया हम लोगों ने। चलो अब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन आ गया है। तो यहाँ पे क्या कह रहा था कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या बता रहा था कि दो एटम कंबाइन कर रहे हैं, लेकिन उसमें से दो एटम अगर कंबाइन कर रहे हो दो तरह का कंपाउंड बना रहे हैं, तो इस कंडीशन में ये होता है कि जो एक एटम है, इन दोनों में से कोई भी एक एटम हो सकता है। मान लो यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का यहाँ पे एक फिक्स्ड मास रहेगा दोनों में, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी ऑक्सीजन का मास फिक्स्ड है, लेकिन H2 का मास दोनों केस में डिफरेंट हो रहा है, जिसकी वजह से कंपाउंड हमारे पास डिफरेंट आ रहा है। तो ठीक है, ये होता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का डेफिनेशन। अब O2 कितना है यहाँ पे? 32 ग्राम। यहाँ पे कितना है? 32 ग्राम। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 4 ग्राम। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 2 ग्राम। तो अगर हम लोग सिंपलेस्ट रेशियो निकालें तो इसका सिंपलेस्ट रेशियो कितना आएगा? 4:32, 1:8 आएगा H2O में। यहाँ पे हो जाएगा 2:32, 1:16, 1:16। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1:8, 1:16। तो इस केस में 1:16 और 1:8 में जो 1 है वो फिक्स्ड हो गया ना। हाइड्रोजन का 1 ग्राम, दोनों केस में हाइड्रोजन का 1 ग्राम ही कंबाइन करेगा, लेकिन अगर वो 1 ग्राम 16 ग्राम ऑक्सीजन से साथ कंबाइन करेगा तो वो H2O2 बना लेगा। वही 1 ग्राम अगर 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो H2O बना लेगा। यही है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। एग्जाम्पल से समझ में आया? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इसी को कहते हैं।
तो अभी तक हम लोग 3 लॉ पढ़ चुके हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अभी एक और लॉ है, फोर्थ लॉ, जिसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन पे एक एग्जांपल और कराते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन पे। क्या हम लोग नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का कंपाउंड देख रहे हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। चलो कंपाउंड, अब हम कंपाउंड लिख देते हैं N2O, NO, N2O3, NO2। चलो इतना ही लिखते हैं, 4। ठीक है, N2O। तो इसमें N2O में नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन को हम रेड से लिखेंगे। N2O में नाइट्रोजन कितना है ये देखते हैं। तो N2O में हमारा नाइट्रोजन कितना है, 28 ग्राम। ऑक्सीजन कितना है, 16 ग्राम। ऑक्सीजन कितना है, 16 ग्राम। इसमें 14 ग्राम। ऑक्सीजन कितना है, 16 ग्राम। इसमें ये कितना हुआ, 28 ग्राम। ये कितना हुआ, 48 ग्राम। ये कितना हुआ, 14 ग्राम। ऑक्सीजन कितना हुआ, 32 ग्राम। ठीक है, ये हो गया। अब इधर हम लोग एक तरह से रेशियो लिखते हैं, मास रेशियो, सिंपलेस्ट मास रेशियो। ठीक है, ये हो गया 28:16। 28:16, 28:16 को जब हम लोग सिंपल करेंगे तो 7:4 आएगा। इसका करेंगे 28:, सॉरी 2 मिनट, एरो का दिक्कत हो गया। इसका करेंगे 28:16, तो इसका रेशियो आ जाएगा 7:4 का। 14:16 करेंगे, इसका रेशियो आ जाएगा तुम्हारा 7:8 का। इसका करते हैं 28:48 का, इसका रेशियो आ जाएगा 7:12 का। 28:48 का 7:12 का रेशियो है, काट के देख लो। 7:12 इसका 32 का रेशियो लेंगे तो कितना आएगा, 7:16 का। लिख नहीं रहा होगा, ये हो गया 7:4, ये हो गया 7:8, ये हो गया 7:12, ये हो गया 7:16। ठीक है, तो इनों का एक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही कंबाइन कर रहा है। ठीक है, और कंपाउंड बहुत सारा बना रहा है। तो कंपाउंड बहुत सारा क्यों बन रहा है, क्योंकि इन दोनों में से किसी एक का मास हमेशा सारे कंपाउंड में फिक्स्ड है। तो यहाँ पे तुमको किसका मास फिक्स दिख रहा है, 7 7 7, यानी किसका ये 7 है, ये नाइट्रोजन एक फिक्स मास में कंबाइन कर रहा है, लेकिन ऑक्सीजन डिफरेंट मास रेशियो में कंबाइन कर रहा है, 4 8 12 16। तो जो ऑक्सीजन है वो डिफरेंट मास रेशियो में कंबाइन कर रहा है, जिसकी वजह से हमारे पास डिफरेंट कंपाउंड मिल रहा है। सेम एटम होने के, सेम एलिमेंट कॉम्बिनेशन होने के बावजूद भी एक का मास फिक्स्ड है सारे केस में, लेकिन एक का मास डिफरेंट होने की वजह से हमको डिफरेंट कंपाउंड मिल रहा है। तो ये एग्जांपल बेहतर है समझने के लिए, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो हाँ, नहीं अभी कुछ नहीं किया।